नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर, और जो राजस्थान राज्य का इतिहास विषय है उसके ऊपर दोस्तों एक नए राजवंश की, महत्वपूर्ण राजवंश, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति उपयोगी राजवंश, जिसका नाम है दोस्तों राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश के ऊपर दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं, और जो राठौड़ राजवंश है उसकी उत्पत्ति के बारे में अपन ने चर्चा की, इसके साधारण परिचय के बारे में चर्चा की कि राठौड़ों का जन्म कहां पर हुआ, राठौड़ कहां से आए। कुछ इतिहासकार इनको कन्नौज शाखा से बताते, कुछ इनकी बदायूं शाखा से बताते, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये सारे कथन इतिहासकारों ने कौन कौन से कहे दोस्तों, इसके बारे में अपन ने देखा था। दोस्तों, जोधपुर का प्राचीन नाम क्या है उसके ऊपर अपन ने चर्चा की। जोधपुर का प्राचीन नाम जो है वो मरु प्रदेश है, मरुकांतर है दोस्तों, मारवाड़ कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों राठौड़ वंश की स्थापना बताओ किसके द्वारा की जाती है, राव सिंह के द्वारा की जाती है। ये कुछ बातें दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में की थी। आज दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुलदेवी आराध्य देवी पर अपन ने जिक्र कर लिया, और राठौड़ों की राजधानियों के ऊपर अपन ने जिक्र कर लिया। मैंने कहा सबसे पहले राठौड़ पाली में आए, पाली से ये सीधे जाते हैं खेड़ा बालोतरा में, खेड़ा से आते हैं मंडोर, मंडोर से जोधपुर आते हैं, और फिर जोधपुर के ही राठौड़ अलग अलग शाखाओं में फिर बंट जाते हैं। तो वो साधारण सा उनका कार्य क्षेत्र, उनका राज क्षेत्र एवं उनकी प्रमुख राजधानियां, कुलदेवियां, आराध्य देवियां, उत्पत्ति क्षेत्र इत्यादि के ऊपर अपन दोस्तों चर्चा कर चुके थे। और आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक एक शासक से, विधिवत शासक से दोस्तों अपन राठौड़ राजवंश की शुरुआत करना चाहेंगे। तो दोस्तों राठौड़ राजवंश में देखिएगा सबसे पहला जो शासक बना था, इस शासक का नाम बताओ दोस्तों क्या था, राव सिंह था। बताओ, राव सिंह था। और मित्रों राव सिंह के बारे में तीन बातें अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो राव सिंह है कौन। राव सिंह अपने को पता है जयचंद गढ़वाल के पुत्र सेतुराम का पुत्र है, यानी जयचंद गढ़वाल का पौत्र जो है वो राव सिंह है। और दोस्तों कई स्थानों पर राव सिंह को जयचंद गढ़वाल का भतीजा भी बता रखा है, यह भी ध्यान रखना, लेकिन जयचंद गढ़वाल का पौत्र है राव सिंह। और राव सिंह ने 1273 ईस्वी में ही राठौड़ वंश की नींव डाली थी, और 1273 ईस्वी में ही राठौड़ों का क्या हो गया, इस राव सिंह का बताओ क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी। यानी जिस वर्ष राठौड़ वंश की नींव डाली थी उसी वर्ष इस राव सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मित्रों पहला शासक राठौड़ों में जो आ रहा है उस शासक का नाम है राव सिंह। राव सिंह के बारे में अपने को पहली जानकारी होनी चाहिए, जयचंद गढ़वाल का पौत्र। बताओ जयचंद गढ़वाल का क्या है, जयचंद गढ़वाल। और जयचंद गढ़वाल कहां का शासक था, कन्नौज का। जयचंद गढ़वाल का जो पौत्र है वो जयचंद गढ़वाल का पौत्र बताओ दोस्तों कौन है, राव सिंह है। और राव सिंह जो है पौत्र है 1273 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा दोस्तों 1273 ईस्वी में। कई जगह आपको 1240 ईस्वी भी बता रखा है, 1258 ईस्वी भी बता रखा है, 1237, यानी राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में जो तिथि है उसका एनसीईआरटी में तो कोई उल्लेख है नहीं, और बाकी इतिहासकारों ने अपने अपने मन से लिख रखी है। लेकिन जो सबसे सही मानी जाती है वो 1273 की मानी जाती है दोस्तों। 1273 ईस्वी में राव सिंह ने, दोस्तों अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, 1273 ईस्वी में राव सिंह ने पाली में राठौड़ वंश की स्थापना की। पाली के पास राठौड़ वंश की बताओ दोस्तों क्या की थी, राठौड़ वंश की स्थापना। पाली के पास राठौड़ वंश की जो स्थापना है वो राठौड़ वंश की स्थापना बताओ राव सिंह के द्वारा की गई थी। और राव सिंह के द्वारा कब की गई थी, 1273 ईस्वी में। तो पहला बिंदु ये हो गया 1273 ईस्वी में स्थापना। अगला बिंदु इस राव सिंह के बारे में दोस्तों अपने को याद रखना, राव सिंह का स्मारक, या अगला बिंदु लिख सकते हैं राठौड़ों का आदि पुरुष। बताओ किसका आदि पुरुष है, राठौड़ों का आदि पुरुष, राठौड़ों का आदि पुरुष, राठौड़ों का आदि पुरुष राव सिंह को कहा जाता। राठौड़ों का आदि पुरुष बताओ किसको कहा जाता, राव सिंह को कहा जाता। नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, राव सिंह का स्मारक,
यानी राव सिया की छत्री या स्मारक पूछ ले तो राव सिया का स्मारक बताओ दोस्तों कहां पर है? बिट्ठू गांव पाली में। जबकि अगर आपसे राव सिया की पत्नी के बारे में जानना चाहे तो दोस्तों इनकी नाम, पत्नी का नाम था पार्वती। बताओ कौन सी वती? पार्वती। और ये सोलंकी वंश की राजकुमारी थी। बताओ कौन से वंश की राजकुमारी थी? सोलंकी राजवंश कुमारी, सोलंकी राजवंश की राजकुमारी। उसके साथ अपने राव सिया का दोस्तों विवाह होता है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और आगे अगर आपसे पूछा जाए तो 1200 राव सिंहा का स्मारक कहां पर है? तो राव सिंहा का दोस्तों जो स्मारक है वो बताओ कहां पर हो जाएगा? राव सिंहा का जो स्मारक है वो हो जाएगा दोस्तों बिट्ठू गांव में। बताओ कौन से गांव में? बिट्ठू गांव। और बिट्ठू गांव बताओ दोस्तों कहां पर पड़ता है? पाली में। बिट्ठू गांव बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में। और राव सिंहा गायों की रक्षा करते हुए दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है 1273 ईस्वी में। ये 5 बातें दोस्तों राव सिंहा के बारे में अपने को याद होनी चाहिए। इसके अलावा राव सिंहा से संबंधित कोई भी घटना जो है उल्लेखित नहीं है। मित्रों सबसे पहले देखिएगा, जयचंद गढ़वाल का पुत्र है। 1273 ईस्वी में ही मृत्यु हुई। 1273 ईस्वी में ही राठौड़ वंश की क्या डाली जाती है? नींव डाली जाती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, 1237 भी माना गया है, 40 भी माना गया है, लेकिन 1273 ईस्वी में नींव डाली गई। राठौड़ों का आदि पुरुष कहलाता राव सिंहा की पत्नी का नाम पार्वती था। और दोस्तों इस राव सिंहा का स्मारक बिट्ठू गांव पाली में है। और इसी स्थान पर गायों की रक्षा करते हुए 1273 ईस्वी में राव सिंहा का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। दोस्तों लिखिएगा, फिर चलते हैं आगे। तो ये दोस्तों राव सिंहा के बारे में अपने को पता होना चाहिए, ये 4 प्रमुख बातें। इसके अलावा मित्रों राव सिंहा जो है उसने लाखा जंवर का एक युद्ध भी लड़ा था जो दौला छितारा नामक स्थान पाली पर पड़ता है, नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय के विरुद्ध। अब उस युद्ध की राव सिंहा के काल की दोस्तों आपको भी पता है कोई प्रमाणिक ऐतिहासिकता नहीं मिल पा रही है। अभी तो यह भी तय नहीं हो पा रहा है कि राठौड़ वंश की वास्तविक स्थापना किस साल में हुई है। 1237 में हुई है, 1240 में हुई है, 1257 में हुई है, 58 में हुई है या 73 में हुई है। 4 इतिहासकार चारों अलग अलग तिथियां लिखते हैं। तो दोस्तों इस राव सिंहा के काल की कोई महत्वपूर्ण घटना तो नहीं मिल पा रही, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा राव सिंहा के काल में एक युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध का नाम था लाखा जंवर का युद्ध। केवल इतना ही याद रखना, लाखा जंवर का युद्ध। ये जो लाखा जंवर का युद्ध लड़ा जाता दोस्तों, ये बताओ लाखा जंवर का स्थान कहां पर पड़ता है? दौला छित्रा। और ये जो दौला छित्रा है ये पड़ता है पाली में। मित्रों स्थान ध्यान रखिएगा, स्थान था दौला छित्रा। और ये दौला छित्रा स्थान बताओ कहां पर पड़ता है? दौला छित्रा, दौला चित्रा। और ये दौला चित्रा स्थान है दोस्तों, ये बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। राव सिंहा के काल में दोस्तों एक युद्ध लड़ा गया था जिसकी कोई प्रमाणिक तिथि उपलब्ध नहीं है। अगर बताना चाहे तो कोई 1257 बताते हैं, कोई 1273, लेकिन कोई प्रमाणिक नहीं है। और जहां प्रमाणिक नहीं है दोस्तों परीक्षक प्रश्न नहीं बना पाता, और बना पाता है तो उसको बोनस अंक देना पड़ता है। इसलिए आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लाखा जंवर नाम का एक युद्ध हुआ था। और लाखा जंवर का युद्ध बताओ कहां पर हुआ था? दौला चितारा स्थान पड़ता है पाली में।
किस किस के बीच हुआ था दोस्तों ये युद्ध? एक तरफ तो राव सिया है, बताओ एक तरफ तो कौन है दोस्तों? राव सिया है, और दूसरी तरफ दोस्तों ध्यान रखना नासिरुद्दीन महमूद है। बताओ दूसरी तरफ कौन है? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद दूसरी तरफ है दोस्तों, और इधर बताओ कौन है? राव सिया। और इस युद्ध में दोस्तों बताओ विजेता कौन होता है? इस युद्ध में दोस्तों विजेता होता है राव सिया। बताओ इस युद्ध में विजेता कौन होता है? राव सिया होता है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लाखा जंवर का युद्ध, केवल और केवल ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि सिया के काल में ऐसी भी कोई घटना घटित हुई थी कि गायों को लेकर के अपने नासिरुद्दीन महमूद के साथ में इसका युद्ध हुआ था, और वो लाखा जंवर स्थान धौला चितारा काम पर पड़ता है पाली। 2 लाइनें लिख ले, फिर चले आ। ये है दोस्तों लाखा जंवर का जो युद्ध है। ये लाखा जंवर का युद्ध बताओ कौन से स्थान पर होता है? धौला चितारा पाली में। अब देखिएगा दोस्तों, लाखा जंवर के युद्ध की जो तिथि थी वो दोस्तों आज तक नहीं मिल पाई है। एचएम के पेपर में भी, अभी हेडमास्टर के पेपर में भी यहां से प्रश्न बना था लाखा जंवर के युद्ध के बारे में, लेकिन तिथि नहीं मिल पाई। दोस्तों ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लाखा जंवर का युद्ध। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न जो है, राव सिंह शासक बनता है। राव सिंह 1273 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब देखते हैं दोस्तों, राव सिंह के मृत्यु के प्राप्त होने के बाद 1273 ईस्वी में राव सिया की तो बताओ क्या हो गई थी? राव सिया की तो दोस्तों मृत्यु हो गई। और अब जब राव सिया की मृत्यु हो गई तो राव सिया के बाद में कौन कौन राजा बनेंगे? दोस्तों राव सिया के काल की 4 ही घटनाएं हैं केवल। एक तो लाखा जंवर का युद्ध लड़ा गया, लाखा जंवर के युद्ध के अलावा दोस्तों राठौड़ों की स्थापना की थी। इसके अलावा राठौड़ों की राजधानी आपको पता ही है, स्थापना पाली में हुई, तो राठौड़ों की राजधानी भी कौन सी रहेगी? पाली रहेगी। पत्नी का नाम पार्वती, जो सोलंकी वंश की राजकुमारी थी। और चौथी बात जो है, इसकी मृत्यु 1273 ईस्वी में हुई, और बिट्टू गांव पाली में इसका क्या बना हुआ था? स्मारक। अब देखते हैं दोस्तों, इस राव सिया के बाद में जो इसका वंशज आता है, राव सिया के बाद में दोस्तों इसका जो वंशज आता है, वो उसके वंशज का नाम बताओ दोस्तों क्या था? आसनाथ था। बताओ राव सिया के वंशज का नाम कौन सा नाथ था? राव सिया के नाम वंशज का नाम था आसनाथ। मित्रों आसनाथ के काल में कुछ ज्यादा घटना नहीं होती, और आसनाथ जो है दोस्तों ध्यान रखना जलालुद्दीन खिलजी के सामने लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता। और जलालुद्दीन खिलजी का नाम तो अपन ने सुन ही रखा है। 1290 से 1296 ईस्वी का शासनकाल था, और हमीर देव चौहान पर भी 2 बार आक्रमण किया था, लेकिन वहां तो असफल रहा। लेकिन इधर जलालुद्दीन खिलजी का शिकार कौन बन जाता है? आसनाथ बन जाता है। एक लाइन लिख सकते हैं, 1290 ईस्वी में, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के सामने, जलालुद्दीन खिलजी के सामने, जलालुद्दीन खिलजी के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। दोस्तों केवल एक ही बात इनके इतिहास में प्राप्त हुई है कि राव सिया का जो वंशज था उसका नाम था आसनाथ, और आसनाथ जो है 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त, और इनके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों इन्हीं का वंशज, आसनाथ जी का जो वंशज आता है उसका नाम था राव दुहड़। बताओ आसनाथ जी का जो वंशज आता है उनका नाम बताओ क्या था? रावे दुहड़। और राव दुहड़ के बारे में दोस्तों अपन जानते हैं कि कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाता है और नागाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाता है, और वो नगाना गांव में मूर्ति स्थापित होने के कारण जो चक्रेश्वरी माता थी उसी माता का नाम बदल करके नागणेच्या माता हो गया। दोस्तों उसी माता का नाम बदलकर बताओ कौन सी माता हो गया? नागणेच्या माता हो गया था। इस कारण मित्रों ये केवल और केवल एक ही कार्य है इसके काल में, अपनी कुलदेवी के मंदिर का निर्माण। लिख सकते हैं दोस्तों, कर्नाटक से अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी माता
अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई। नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई। बाड़मेर में स्थापित करवाई। दोस्तों नगाना गांव बाड़मेर में क्या करवाई थी? स्थापित करवाई। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई और नगाना गांव में स्थापित करवाने के कारण चक्रेश्वरी का नाम बदलकर बताओ कौन सी माता हो गया था? नागणेचा माता। दोस्तों राव दूहड़ के बाद में अगला जो उत्तराधिकारी बनता है वो राव दूहड़ के बाद में दोस्तों अगला जो उत्तराधिकारी बनता है उनका नाम था मल्लीनाथ जी। बताओ उनका नाम कौन सा नाथ जी था? राव दूहड़ के बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बनता है मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी के बारे में तो आप आसानी से जानते हैं, लोक देवता। और जब मल्लीनाथ जी की पूरी विवेचना अपन दोस्तों बताओ किस में पढ़ेंगे? लोक देवता के अंतर्गत पढ़ेंगे कि मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ, मल्लीनाथ जी ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, वो सारी बातें दोस्तों अपन पढ़ेंगे। 1358 ईस्वी में इनका जन्म होता है मल्लीनाथ जी का। 1358 ईस्वी में जन्म होने के बाद में मित्रों इन्होंने कुंडा पंथ चलाया। कुंडा पंथ के अलावा भी मित्रों इन्होंने कई प्रमुख कार्य किए थे। अपनी राजधानी खेड़ा बनाया था। कई प्रकार के उल्लेखनीय कार्य। वो मल्लीनाथ जी जो लोक देवता है वही मल्लीनाथ जी यहाँ के शासक बने थे दोस्तों राठौड़ वंश के। और बाद में मल्लीनाथ जी जो है इन्हीं के नाम पर वो प्रदेश मालानी प्रदेश कहलाया था। गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने फिरोज तुगलक को भी पराजित किया था और भी कईयों को पराजित किया था। मित्रों ध्यान रखना। तो मल्लीनाथ जी के बारे में अभी इतना ही ध्यान रखें। लोक देवता के समय इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यहां पर शासक की दृष्टि से बढ़ेंगे, वहां पर लोक देवता की दृष्टि से। तो मित्रों लिख सकते हैं इन्होंने राठौड़ों की राजधानी इन्होंने राठौड़ों की राजधानी इन्होंने राठौड़ों की राजधानी इन्होंने राठौड़ों की राजधानी खेड़ा बालोतरा को बनाया। खेड़ा, और खेड़ा बताओ किसका नाम है? बालोतरा। खेड़ा बालोतरा को बनाया। अब बताओ दोस्तों मल्लीनाथ जी जो है इन्होंने अपनी राजधानी खेड़ा बालोतरा को बनाया, कुंडा पंथ चलाया, मालानी प्रदेश कहलाया। इस प्रकार की कई बातें इनके उपदेश चौका कहलाते। या वो सारी बातें जो है दोस्तों बाद में कुछ समय के लिए शासन करते हैं, बाद में सन्यासी हो जाते हैं। बाद में क्या हो जाते हैं बताओ? सन्यासी हो जाते हैं। मित्रों मल्लीनाथ जी का जो उत्तराधिकारी आता है उसका नाम था बीरा। उसका नाम बताओ क्या था दोस्तों? बीरा। और मित्रों बीरा का जो उत्तराधिकारी आता है उस बीरा का उत्तराधिकारी आता है दोस्तों राव चूड़ा। बताओ बीरा का उत्तराधिकारी कौन आता है? राव चूड़ा। और राव चूड़ा से जोधपुर का वास्तविक इतिहास शुरू होता है। यानी राठौड़ों का जो वास्तविक संस्थापक कहलाता है वो बताओ कौन कहलाता है? राव चूड़ा, जो आगे मंडोर की स्थापना करेगा। लेकिन राव चूड़ा से पहले जो भी शासक आए हैं उन राव चूड़ा से पहले आने वाले शासकों का क्रम याद होना चाहिए। राव सिया, आसना, दूहड़, मल्लीनाथ, बीरा। और यान इनके काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती? आसना तो 1290 में, उसके बाद दूहड़ कर्नाटक से मूर्ति लाया, उसके बाद मल्लीनाथ जी ने राठौड़ वंश की स्थापना कर राठौड़ वंश की जो राजधानी है वो खेड़ा को बनाया। और बीरा के काल में कोई घटना घटित नहीं होती। और बीरा के बाद में बताओ दोस्तों अगला शासक कौन बन जाएगा? राव चूड़ा बन जाएगा। यहां तक लिखें, फिर चलते हैं आगे।
ये है दोस्तों प्रमुख शासक है राव चूहड़ अपने राव चूड़ा से पहले। अब बीरा के बाद में अगला जो उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों, उस उत्तराधिकारी का नाम बताओ कौन सा हो जाएगा? रावे चूड़ा हो जाएगा। दोस्तों जो अगला उत्तराधिकारी बनता है उस उत्तराधिकारी का नाम बताओ क्या है? राव चूड़ा। और राव चूड़ा के बारे में दोस्तों देखते हैं कि राव चूड़ा का जो शासनकाल है, राव चूड़ा और राव चूड़ा का जो दोस्तों शासनकाल है वो है 1394 से लगा के 1423 ईस्वी तक। राव चूड़ा जब शासक बनते हैं तो राव चूड़ा बताओ कब से शासक बनते? 1394 ईस्वी से लगा करके 1423 ईस्वी तक दोस्तों ध्यान रखना, राव चूड़ा क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। और अब जब राव चूड़ा शासक बनते हैं तो राव चूड़ा के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटित होती है वो प्रमुख घटनाएं देखते हैं मित्रों। पहली बात राव चूड़ा के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, राव चूड़ा जो है इसको राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता। बताओ राठौड़ों का क्या कहा जाता? राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक। राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक दोस्तों जोधा को भी कहा जाता है, लेकिन जोधा से पहले चूड़ा को वास्तविक संस्थापक ज्यादा इतिहासकार मानते हैं। दोस्तों ये एक इतिहास विषय ऐसा है जहां पर जो कुछ इच्छा हुई वो कह गया, जिसकी जो इच्छा हुई वो कह गया। ओझा जी कुछ कह गए, गोपीनाथ जी कुछ कह गए, और कोई आया वो अपनी इच्छा से कुछ कह गया। यहां वाले तो कहे जो के विदेश वालों ने आकर भी कुछ बोल दिया, फिर भी वो अपने लिए तो दिक्कत करके चले गए। दोस्तों टोड इनके बारे में कुछ ही बताता है। कर्नल टोड तो कहता है कि राठौड़ों का जो वास्तविक संस्थापक है वो राव जोधा है, लेकिन बाकी राजस्थान इतिहासकार वाले कहते हैं कि नहीं, इनको क्या पता टोड साहब को, हम राजस्थान के हैं, राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक तो चूड़ा है। लेकिन जो भी है अभी अपने को यही मानना है कि राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक कौन है? चूड़ा। वहां पर जोधा पढ़ेंगे तब लिखेंगे कर्नल टोड के अनुसार राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक जोधा है। दोस्तों दूसरा बिंदु यहां पर ध्यान रखिएगा राव चूड़ा के बारे में, सामंत व्यवस्था। मारवाड़ में सामंत व्यवस्था का प्रारंभ। बताओ मारवाड़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की थी? मारवाड़ में सामंत व्यवस्था प्रारंभ। दोस्तों सामंत व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मारवाड़ में सामंत व्यवस्था का गठन या सामंत व्यवस्था प्रारंभ की। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि जो अपना रियासत थी, हर रियासत में आपने देखा होगा ठिकाने होते हैं, सामंत होते हैं। तो दोस्तों जो सामंती व्यवस्था है, यानी हर जागीरदारों के नीचे, जागीरदारों के ऊपर एक सामंत रहेगा। कुछ कुछ छोटे छोटे भागों में राज्य बांटेंगे, उन छोटे भागों पर सामंत अपना अधिकार करेंगे। तो वो सामंती व्यवस्था जो होती थी, आप सीधा समझ सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री राजा हो गया। उसके बाद मित्रों आपने देखा होगा कि सांसद होते हैं, और जो सांसद होते हैं वो उसके प्रमुख रूप से क्या कहलाएंगे? ठिकानेदार कहलाएंगे। और अब कुछ अपने अधिकारी होते हैं जो प्रधानमंत्री वगैरह को रिपोर्ट करते हैं, तो वो हो जाएंगे अपने सामंत, यानी सामंती व्यवस्था। राजा के बाद यही ताकतवर होते थे सामंती। तो मित्रों मारवाड़ में पहले कोई सामंती व्यवस्था थी नहीं। सबसे पहले प्रारंभ करने वाला शासक कौन है? अपने राव चूड़ा है दोस्तों। नंबर 3 पर दोस्तों ध्यान रखना, राठौड़ों की राजधानी मंडोर को बनाने वाला शासक है। राठौड़ों की राजधानी मंडोर को बनाने वाला शासक। राठौड़ों की राजधानी मंडोर बनाई। राठौड़ों की राजधानी बताओ कौन सी बनाई? मंडोर। मित्रों मंडोर कैसे बनाई? मंडोर क्या इनके पास में था क्या? नहीं दोस्तों, एक शासक था प्रतिहार शासक जिसका नाम था इंद्रजीत प्रतिहार, जिसे अपन लाड प्यार में इंदा प्रतिहार भी कहते हैं। जो इंदा प्रतिहार है दोस्तों, उस इंदा प्रतिहार की एक पुत्री थी जिसका नाम था किशोरी कंवर। उस इंदा प्रतिहार की पुत्री किशोरी कंवर का जो विवाह होता है वो दोस्तों बताओ किसके साथ हो जाता है? राव चूड़ा के साथ। और जब किशोरी कंवर का विवाह हो गया इसके पास चूड़ा के साथ, तो मित्रों इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री को दहेज में मंडोर शहर दे दिया और मंडोर कस्बा दहेज में दब दे दिया। तो मित्रों बताओ मंडोर पर अधिकार किसका हो गया? चूड़ा का, क्योंकि दहेज में मिला है तो दहेज में मिला तो अधिकार तो होगा ही होगा। और इस चूड़ा ने राठौड़ों की राजधानी बताओ कौन सी बना दी थी? मंडोर बना दी थी। तो यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों, राव चूड़ा का विवाह, राव चूड़ा का विवाह
इंद्रजीत प्रतिहार या इंदा प्रतिहार, इंदा प्रतिहार लिख देता हूं मैं। विवाह इंदा प्रतिहार की पुत्री, इंद्रजीत बोल दे चाहे इंदा एक ही बात है, इंदा प्रतिहार की पुत्री किशोरी कंवर के साथ वाह, किशोरी कंवर के साथ, किशोरी कंवर के साथ वाह, किशोरी कंवर के साथ वाह। इंदा प्रतिहार ने, इंदा प्रतिहार ने, इंदा प्रतिहार ने मंडोर चूड़ा को दहेज में दिया, मंडोर चूड़ा को दहेज में दिया। और जब दहेज में मंडोर आया है दोस्तों, तो बताओ मंडोर को राजधानी कौन बना लेगा? चूड़ा बना लेगा। यह भी दोस्तों अपने को ध्यान रखना है, लिखिएगा। फिर चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, राव चूड़ा के बाद में अब राव चूड़ा के बारे में ही दूसरी जानकारी और क्या अपने को याद रखनी है दोस्तों। राव चूड़ा के बारे में ध्यान रखिएगा। राव चूड़ा जो है, इसकी दो प्रमुख पत्नियां थी। देखो राव चूड़ा की बताओ कितनी प्रमुख पत्नियां थी? दो प्रमुख पत्नियां। बताओ कौन कौन सी प्रमुख पत्नियां थी? एक का नाम तो था दोस्तों, ध्यान रखना, चांद कंवर। एक रानी का नाम बताओ कौन सी कंवर था? चांद कंवर। और दोस्तों ये जो चांद कंवर है, ये जालोर की होने के कारण बताओ कौन सी रानी कहलाई थी? सोनगरा रानी। बताओ कौन सी रानी कहलाई दोस्तों? सोनगरा रानी कहलाई थी चांद कंवर। और दोस्तों राव चूड़ा की जो दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था किशोरी कंवर। राव चूड़ा की जो दूसरी पत्नी थी दोस्तों, उस पत्नी का नाम बताओ क्या था? उस पत्नी का नाम था किशोरी कंवर, जो अभी अभी अपने देखी है इंदा प्रतिहार की पुत्री है। बताओ किसकी प्रतिहार की पुत्री है? इंदा प्रतिहार की। क्या करें भाई, दो रानियां है तो गुरुजी इनका रानियों का क्या करें? रानियों का करना कुछ नहीं है दोस्तों, रानियों की एक एक संतानें हैं वो याद करनी, और कुछ नहीं करना है। देखिएगा किशोरी कंवर से प्राप्त जो संतान थी दोस्तों, उसका नाम था कान्हा, और कान्हा का ही भाई था सत्ता। बताओ कान्हा का ही भाई क्या कौन था? सत्ता। यानी किशोरी कंवर से दो संतानें प्राप्त हुई थी राव चूड़ा को। एक का नाम था कान्हा और एक का नाम था मित्रों संत अपने सत्ता। इधर दोस्तों चांद कंवर से एक संतान प्राप्त हुई, और उस संतान का नाम बताओ क्या था? रणमल था। उस संतान का नाम क्या था? रणमल। राव चूड़ा के काल में पहले तो तीन बातें वो याद रखनी। सामंती व्यवस्था प्रारंभ की, राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक, इंदा प्रतिहार की पुत्री किशोरी कंवर के साथ विवाह, विवाह पर मंडोर देज में मिला, और देज में मिली हुई चीज को राजधानी बनाने वाला शासक बताओ कौन हो जाएगा? रावे चूड़ा हो जाएगा। अब देखना, राव चूड़ा की एक पत्नी चांद कंवर सोनगरी रानी, रणमल राठौड़ जिससे प्राप्त पुत्र का नाम था, और किशोरी कंवर कान्हा और सत्ता, दो पुत्र प्राप्त थे। हालांकि एक इधर जो है हंसाबाई भी थी, लेकिन एक बार पुत्रों की बात कर रहे हैं। अब बताओ, जब राव चूड़ा का शासनकाल अपने देखा 1394 से 1423 तक था। जब राव चूड़ा 1423 में स्वर्गवासी होने वाला होगा, तो उस समय राव चूड़ा का बताओ उत्तराधिकारी कौन होगा? राव चूड़ा का बड़ा पुत्र रणमल राठौड़ है, तो बताओ उत्तराधिकारी भी कौन होना चाहिए? रणमल राठौड़ होना चाहिए मित्रों। लेकिन किशोरी कंवर का जो प्रभाव था, वो किशोरी कंवर का दोस्तों जो प्रभाव था,
वो किशोरी कंवर का प्रभाव राव चूड़ा पर था। और प्रभाव होता है, प्रभाव इफेक्ट होता है मित्रों। इस किशोरी कंवर के दबाव में आकर के राव चूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी बताओ किसको घोषित कर दिया? अपना उत्तराधिकारी कान्हा को घोषित कर दिया। बनना रणमल राठौड़ चाहिए था, लेकिन उत्तराधिकारी घोषित किसको कर दिया गया दोस्तों? कान्हा को कर दिया गया। और जैसे ही 1423 ईस्वी में, जैसे ही 1423 ईस्वी में राव चूड़ा की मृत्यु हुई, मृत्यु होते ही दोस्तों अगला जो शासक बनता है कान्हा बन जाता है। 1423 ईस्वी से लगा करके 1427 ईस्वी तक बताओ राज्य कौन करता है? कान्हा करता है मित्रों। अब बताओ, बड़ा पुत्र रणमल को जब राजा नहीं बनाया गया तो रणमल नाराज नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा रणमल नाराज। और रणमल नाराज होकर के दोस्तों बताओ रणमल कहां चला जाएगा? रणमल मारवाड़ छोड़ेगा और सीधा मेवाड़ आ जाएगा। बताओ सीधा कहां पर आ जाएगा? मेवाड़। और मेवाड़ में जब अपन ने पढ़ा था तब मैंने बताया था मेवाड़ का राजा कौन था? राणा लाखा। बताओ मेवाड़ का राजा कौन था? राणा लाखा। और रणमल के बहन का नाम बताओ क्या था? रणमल की बहन का नाम दोस्तों हंसाबाई था। रणमल की बहन का नाम बताओ कौन सी बाई था? हंसाबाई था मित्रों। और मैंने कहा कि रणमल राठौड़ जो है अपनी बहन का रिश्ता लेके मेवाड़ जाता है। क्यों जाता है? यह घटना मैंने आपको मेवाड़ में बताई। क्यों जाता है? क्योंकि रणमल राठौड़ क्या चाह रहा है? रणमल राठौड़ चाह रहा है कि कान्हा की जगह मुझे उत्तराधिकारी बनाया जाए। हालांकि राव चूड़ा जब जिंदा था तब भी कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। तो रणमल राठौड़ उसी समय जब तक ये राव चूड़ा जिंदा था तभी चला गया था मेवाड़। राव चूड़ा रणमल राठौड़ मेवाड़ आ जाता है। मेवाड़ क्यों आ जाता है? मेवाड़ इसलिए आ जाता है क्योंकि रणमल राठौड़ जैसे तैसे करके मारवाड़ की गद्दी हथियाना चाहता है, क्योंकि मारवाड़ में तो राजा कान्हा बनेगा। अब मित्रों ये राणा लाखा क्या करता है? गद्दी हथियाने के लिए रणमल क्या करता है? रणमल राणा साका के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। यानी अपनी बहन हंसाबाई का जो विवाह है वो हंसाबाई का विवाह बताओ किसके साथ करवा देता है? राणा लाखा के साथ। और मित्रों राणा लाखा के साथ में विवाह करवा के रणमल राठौड़ शर्त क्या रखता है? रणमल राठौड़ यह शर्त रखता है कि हंसाबाई की कोख से उत्पन्न होने वाला संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होना चाहिए। मित्रों बताओ, अब हंसाबाई और लाखा का जब विवाह हुआ तो हंसाबाई और लाखा का विवाह होने के बाद में बताओ इन दोनों से, लाखा और हंसाबाई से जो विवाह के बाद में पुत्र प्राप्त हुआ था, उस पुत्र का नाम बताओ दोस्तों क्या था? मोक्कल था। बताओ पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? मोक्कल था। अब बताओ राणा लाखा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? राणा लाखा का उत्तराधिकारी, क्योंकि विवाह के समय शर्त हो रखी है कि राणा लाखा का जो उत्तराधिकारी होगा वो राणा लाखा का उत्तराधिकारी तो मोक्कल होगा। और 1421 से 1433 ईस्वी तक मित्रों ध्यान रखना, 1421 से 1433 ईस्वी तक मोक्कल क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। विवाह हो गया हंसाबाई का और मोक्कल राजा बन गया। तो बताओ मोक्कल जो है रणमल के क्या लग रहा है? दोनों साथ ही चल रहे हैं, कान्हा और रणमल। मोक्कल जो है रणमल के क्या लग रहा है दोस्तों? बताओ मोक्कल जो है रणमल जो है मोक्कल का बताओ क्या लगेगा? मामा लगेगा। रणमल जो है दोस्तों ये रणमल बताओ मोक्कल का क्या लगेगा? रे मामा लगेगा। मामू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं आजकल लाड प्यार की भाषा में? मामू बोलते हैं। यानी मोक्कल का मामू कौन है? रणमल है। अब बताओ दोस्तों मोक्कल जब आयु में छोटा था राजा बना था तब, हालांकि छोटा तो क्या था, खूब बड़ा था, 29 साल का था, 1382 में जन्म हो गया था। लेकिन मित्रों फिर भी इस मोक्कल का जो संरक्षक था, बताओ मोक्कल का जो संरक्षक था वो मोक्कल का बताओ संरक्षक कौन था? मोक्कल का दोस्तों ध्यान रखना संरक्षक बन जाता है रणमल। संरक्षक का अर्थ क्या होता है कि मोक्कल के राज कार्य में मोक्कल जो भी कोई नाम मात्र का राजा है मोक्कल, तो संरक्षक का अर्थ है जो संरक्षक होगा वो ही सारे राज्य के काम करेगा। यानी पूरे मेवाड़ में काम तो कौन कर रहा है? रणमल कर रहा है। बाकी मोक्कल तो मनमोहन सिंह जी की तरह प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे, प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे और सलाहकार क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। मित्रों आप भी जानते हैं कि जो है संरक्षक हो गया रणमल राठौड़ तो पूरा काम भी रणमल राठौड़। अब ये रणमल राठौड़ दोस्तों बताओ क्या करता है? रणमल राठौड़ 1427 ईस्वी में इधर कान्हा की मृत्यु हो गई।
1427 ईस्वी में कान्हा की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, कान्हा की मृत्यु के बाद 1427 से 1428 ईस्वी तक, बताओ 1427 से 1428 ईस्वी तक कान्हा का छोटा भाई शासक कौन बनता है? सत्ता बनता है। लेकिन इधर 1428 में रणमल जो है सत्ता को हटा करके जोधपुर में रणमल जो है अधिकार, बताओ कौन से सन में कर लेता है? 1428 ईस्वी में इस सत्ता को राजगद्दी से हटा करके, सत्ता को राजगद्दी से हटा करके दोस्तों जोधपुर का राजा कौन बन जाता है? रणमल राठौड़ बन जाता है। अब रणमल राठौड़ दोस्तों जोधपुर क्या मारवाड़ का तो राजा बन गया, क्योंकि उस समय जोधपुर तो अस्तित्व में नहीं था। वैसे अपन कहें तो मारवाड़ का राजा रणमल बन जाता है 1428 ईस्वी में। और मित्रों, अब रणमल मारवाड़ का तो राजा है जो है, साथ के साथ रणमल मेवाड़ को भी अपने अधीन करना चाहता है। रणमल चाहता है कि मारवाड़ का तो राजा रहूंगा, जो रहूंगा ही रहूंगा, साथ के साथ मेवाड़ कौन सा अलग है, मेवाड़ को भी साथ कर लेते हैं। और दोस्तों रणमल राठौड़ क्या करता है? मेवाड़ में लगातार राठौड़ जाति का प्रभाव बढ़ाता है। मेवाड़ में जितने भी उच्च पद थे, जो मुख्य मेन पोस्ट हुआ करती थी, वहां सभी स्थानों पर राठौड़ जाति के लोगों की नियुक्तियां शुरू कर दी। और राठौड़ जाति के लोगों की नियुक्तियां शुरू करके मेवाड़ में मित्रों राठौड़ों के प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस बात से आपको पता है मेवाड़ के सरदार नाकुश हुए थे। यह जो घटनाक्रम बता रहा हूं मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। रणमल राठौड़ ने जब दोस्तों मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, तो वहां के प्रमुख सरदार चाचा मेरा वे मेपा पंवार जो है, वो मिलकर के राणा मोक्कल की हत्या की योजना बनाते हैं। राणा मोक्कल को क्यों मार रहे हैं? प्रभाव तो राठौड़ों का बढ़ रहा है, और राठौड़ों को बड़ा कौन रहा है? रणमल राठौड़। जबकि चाचा वे मेरा मार किसको रहे हैं? मोक्कल को। क्यों मारे हैं? क्योंकि अगर मोक्कल को मार दिया तो मोक्कल का पुत्र कुंभा राजा बनेगा, और कुंभा बड़ा शक्तिशाली, बड़ा योद्धा था। और मोक्कल जब मर जाएगा, मोक्कल की हत्या हो जाएगी, तो मोक्कल का मामू भी गायब हो जाएगा, क्योंकि बाद में कुंभा आ जाएगा। और कुंभा शक्तिशाली शासक है, कुंभा को किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों रणमल राठौड़ के कारण चाचा मेपा पंवार वे मेरक ने राणा मोक्कल की हत्या की 1433 ईस्वी में। जैसे ही 1433 ईस्वी में राणा मोक्कल की हत्या हुई, राणा मोक्कल की हत्या होने के बाद मेवाड़ का अगला शासक कौन बना? कुंभा बना। और जब मेवाड़ का शासक दोस्तों कुंभा बना, तो मैंने आपको बताया कुंभा ने कसम खाई थी कि मैं दो बातों करके रहूंगा, एक तो मेरे पिता के हत्यारों से बदला लूंगा, और दूसरा मेरे पिता की हत्या राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव के कारण हुई थी, इस कारण मैं राठौड़ों का नामो निशान मिटा दूंगा। अब दोस्तों जब कुंभा राठौड़ों का नामो निशान मिटाएगा, तो कुंभा को सबसे पहले बताओ किसको मिटाना पड़ेगा? रणमल राठौड़ को मिटाना पड़ेगा। इसलिए कुंभा ने दोस्तों दासी बारमली के सहयोग से रणमल राठौड़ को क्या दे दिया था? जहर दे दिया था। और रणमल राठौड़ को जहर देते ही रणमल राठौड़ की कहानी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। फिर दोस्तों राणा कुंभा रणमल का पुत्र जो था राव जोधा, उसको भी मारना चाहता था, और उसको मारने के लिए कई बार सेना भेजी थी। वो घटना अपन राव जोधा में पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी घटनाक्रम आपको पता होना चाहिए, दोबारा से सुन ले। राव चूड़ा जो है, इसकी दो रानियां थी। चांद कंवर से रणमल प्राप्त हुआ, किशोरी कंवर से कान्हा प्राप्त हुआ। चूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी कान्हा को बनाया किशोरी कंवर के प्रभाव में आकर, तो रणमल नाराज होकर अपनी बहन हंसा का विवाह लाका के साथ करवा देता है, और शर्त रख देता है कि लाका और हंसा की कोख से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। अब लाखा और हंसा की कोख से बताओ उत्पन्न होता है मोक्कल। मोक्कल मेवाड़ का राजा बनता है, तो रणमल उसकी संरक्षक बनता है। यानी मेवाड़ की सेना का फायदा उठाकर 1428 ईस्वी में यहां पर मारवाड़ का अपने 1428 ईस्वी में सत्ता को हटा करके मारवाड़ का राजा बन जाता है। मारवाड़ की गद्दी तो हथियाली रणमल ने, लेकिन वो मेवाड़ की गद्दी भी हथियाना चाहता है। इस कारण राठौड़ों का प्रभाव बढ़ाता है। राठौड़ों का प्रभाव बढ़ाने के कारण दोस्तों आपको भी पता है, सरदार मेवाड़ के नाराज होते हैं। बोला हम राठौड़ों के गुलाम थोड़ी है, हम तो काम करेंगे मेवाड़ वालों के अधीन, राठौड़ों के अधीन काम नहीं कर सकते। इस कारण उन्होंने मोक्कल की हत्या की, और मोक्कल की हत्या करने के बाद कुंभा बना, तो कुंभा ने दासी बारमली
रणमली के सहयोग से बताओ रणमल राठौड़ की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है दोस्तों, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बताओ सबको आसानी से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन कब कब शासक बना और कौन कौन कब कब नहीं बना। अब इनको मैं लिख देता हूं, उसके बाद का घटनाक्रम दोस्तों अपन आगे देखते हैं। लिख देते हैं इधर, राव चूड़ा को चांद कंवर से प्राप्त पुत्र रणमल राठौड़ था। नेक्स्ट अगला बिंदु, राव चूड़ा ने किशोरी कंवर के प्रभाव में आकर इनसे प्राप्त पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया। नेक्स्ट कान्हा 1423 से 1427 तक मारवाड़ का शासक बना। बताओ 1423 से 1427 ईस्वी तक के मारवाड़ का जो शासक बनता है वो बताओ कौन बनता है, कान्हा। 27 में मृत्यु हो जाती है, तो अगला बिंदु लिखना, कान्हा का भाई सत्ता 1427 से 1428 तक मारवाड़ का शासक। नेक्स्ट 1428 ईस्वी में मेवाड़ के सहयोग से रणमल राठौड़ शासक बना। बताओ कौन शासक बना, रणमल राठौड़ शासक बना। ये बातें दोस्तों अपने को कुछ किसके बारे में याद रखनी है, राव चूड़ा के बाद में बताओ कौन बना था, राव चूड़ा के बाद में कान्हा बना था, कान्हा के बाद में दोस्तों बताओ कौन बना था, सत्ता बना था, और सत्ता के बाद में कौन बना बताओ दोस्तों, रणमल। आशा करते हैं कि यहां तक का जो भी फैक्ट पढ़ाए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, ये सारी कथा याद होनी चाहिए। आगे अपन चलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।